और अब हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने लगे हैं कि जिससे मैं 100% आपको कंफर्म कह सकता हूं कि एक सवाल आएगा। एक बात मैंने आप लोगों को कही थी कूलम्स लॉ में, और अब मैं आपको अगेन ये बात कह रहा हूं कि कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप किसी भी ईयर का पेपर निकाल लें आपको लाजमी सवाल मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैपेसिटर से कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर के बारे में यह कहा जाता है कि इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज। मतलब क्या है? पैसिव जो है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अपनी वर्किंग के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है। तो पहली चीज हमने ये देख ली कि कैपेसिटर ड्यूरिंग इट्स वर्किंग प्रोड्यूसेस हीट, और उसका फंक्शन क्या है, वो चार्जेस को स्टोर करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ऐसी चीज पढ़ाने लगा हूं, ठीक है, जिसको करके आपको कैपेसिटर के आगे के काफी सवालों में हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी? देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो हम वर्किंग ऑफ कैपेसिटर को शुरू कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर जो है वो वर्क कैसे करता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं, और इन मेटल की प्लेट्स को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां से आया और इस वायर में जाके यहां पर डिपॉजिट हो गया। अब ये वाला पॉजिटिव आयन क्या करेगा कि यहां पर मौजूद नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव आयन इधर आ जाएगा। फिर एक और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, इधर आएगा, और यहां से एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके प्लेट के पास ले आएगा। इसी तरह जैसे जैसे प्रोसेस चलता जाएगा तो एक प्लेट के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करके इस प्लेट पे लाता जाएगा। यानी कि हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई। अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में कि मैं यहां से सर्किट को ब्रेक कर देता हूं। जब मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया तो एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट आ गई, दूसरी मेरे पास नेगेटिव प्लेट आ गई। तो अगर मैं किसी भी चीज को इन दो प्लेट्स के साथ लगाऊंगा तो ये प्लेट्स उस चीज को चार्ज दे सकेंगी। ठीक है, तो ये है आपके पास कैपेसिटर की फंक्शनिंग। अब इस तरह है कि यहां पर मैं जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाऊंगा बैटरी का, बल्कि इसको इस तरह लेके चलते हैं कि लेट से मेरे पास दो प्लेट्स हैं उसी तरह, और मेरे पास इन प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए ऐसा होगा कि जब पहला पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो वो बहुत इजीली डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि उसको कोई रिपल्जन नहीं मिल रही। लेकिन जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फर्स्ट वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो उसका डिपॉजिट होना थोड़ा मुश्किल होगा। थर्ड का जो है वो उससे ज्यादा मुश्किल होगा। फोर्थ चार्ज का जो है वो मजीद मुश्किल होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे जो है वो आपका टाइम गुजरेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, तो चार्जेस का डेपोजिशन क्या होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि यहां पर मौजूद जो चार्जेस हैं वो इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब इस तरह है कि मैं कहता हूं कि बैटरी जो है वो आगे पुश करने की कोशिश कर रही है चार्जेस को, जबकि जो आपके पास ऊपर वाली प्लेट है वो चार्जेस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रही है। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल ये सॉरी कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, चार्जेस को नीचे जाएगा और नहीं चार्ज हो सकेगा। लेकिन अगर आपने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो और चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सिंपली इस सारी बात को अगर किसी को नहीं समझ आई तो हम इस तरह लिखते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली सॉरी चार्ज डिपॉजिट ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। यानी कि हम बैटरी का जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे कैपेसिटर पे उतना चार्ज डिपॉजिट होगा।
यहां पर मेरा ये कैपेसिटर और बैटरी लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि इस इक्वेशन में ये जो V है ये बैटरी का पोटेंशियल है और जो Q है वो चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर है। जब मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये आके मेरे पास CV बन जाएगा, ठीक है। और C की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो बन जाएगी Q/V। इस C को अब हमने आगे स्टडी करना है कि ये C क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, अपनी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को शुरू करते हैं। अच्छा जी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को हम ये लिख सकते हैं कि इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हाउ मच चार्ज अ कैपेसिटर कैन स्टोर। यानी कि एक कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है, सिंपली। अभी हमने एक चीज जो देखी है वो हमने ये देखी है कि भाई Q इज इक्वल टू CV, या मैं इसको लिख सकता हूं C इज इक्वल टू Q/V। तो ये जो C है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कहलाता है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कैपेसिटेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो SI यूनिट है आपके पास वो है फेरेड। और यूजली हम फेरेड नहीं यूज करते क्योंकि फेरेड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो फेरेड की जगह हम जो है वो यूज करते हैं पिको फेरेड या माइक्रो फेरेड, यानी कि 10⁻⁻12 या 10⁻⁻6 -9 नैनो फेरेड, ऐसे टर्म्स हम यूज करते हैं यूजली। अच्छा, कैपेसिटर के बारे में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि पेपर में ड्रॉ अगर आपके पास सिंपल सर्किट में ऐसे हुआ हो तो इसका मतलब होता है आपके पास कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है। जबकि अगर कैपेसिटर आपके पास इस तरह करके ड्रॉ हुआ हो, यानी कि उसके बीच में एक एरो हो, तो इसका मतलब होता है कि ये आपके पास एक वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है। ये हो गए कैपेसिटर के बारे में जनरल चीजें। अब हम ये देखते हैं कि किन फैक्टर्स पे जो है वो कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंसी को देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देख लूं, यहां पर जो इक्वेशन हमारी यूज हुई है तो वो है Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q/V। इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि कैपेसिटेंस और चार्ज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं Q को इंक्रीज करूंगा तो C इंक्रीज होगा, V को इंक्रीज करूंगा तो C डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर आपने स्टूडेंट्स याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन तो यह है कि कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है इस इक्वेशन का, और एक इक्वेशन में आने वाला कांस्टेंट उस इक्वेशन की किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने चार्ज बढ़ाना है तो आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तो ये दोनों साथ बढ़ते हैं। अगर ये दोनों साथ बढ़ेंगे तो यानी कि आपका न्यूमिनेटर भी बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, और कैपेसिटेंस क्या रही आपकी, कांस्टेंट रही। तो इतना हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस क्या होती है, सी से डोनेट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट उसका फेरेड है, और कैपेसिटेंस जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर अगला सवाल ये है कि भाई कैपेसिटेंस अगर Q और V पे डिपेंड नहीं करती तो फिर वो किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस आपके पास इक्वल होती है C इज इक्वल टू A E0 ER/D। ये वो इक्वेशन है जो कि कैपेसिटेंस की तमाम सवालों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। यहां पर एक छोटा सा कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी आ गई कैपेसिटर की प्लेट्स, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट आ गई,
ये हमारी नेगेटिव प्लेट आ गई, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक छोटी सी बैटरी के साथ। अच्छा, अब जो एरिया है ना स्टूडेंट्स, यहां पर एरिया लिखा हुआ है, वो इन प्लेट्स का अफेक्टिव सरफेस एरिया है, ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है। फिर जो डिस्टेंस है वो है यहां इस प्लेट से लेकर इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और जो ई है वो आपके पास हमेशा होता है जो अंदर इनके बीच में आपने अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है। यहां पर मैं कहता हूं ये पर्पल जो है ये मेरा मटेरियल है जो इनके बीच में मैंने रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक है हमारा। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं सी का रिलेशन विद ए, एरिया ऑफ प्लेट्स के साथ। अच्छा, एरिया ऑफ प्लेट्स के साथ सी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर मैं एरिया को 4 टाइम्स कर दूंगा तो कैपेसिटेंस जो है वो क्योंकि इक्वल होती है ए ई नॉट ई आर बाई डी के, तो यहां पर मैं 4a कर देता हूं ई नॉट ई आर बाई डी। और ये जो है ये सारा मेरे पास ओरिजिनल कैपेसिटेंस के इक्वल है, तो कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सेकेंड चीज, इसका जो रिलेशन है हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के साथ। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और सी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को ज्यादा करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। अगर मैं डिस्टेंस को लेट से 2 टाइम्स कर देता हूं तो कैपेसिटेंस हमारे पास हाफ हो जाएगी। और फाइनली जो इसका अफेक्ट है वो है हमारे पास मीडियम का, अफेक्ट ऑफ मीडियम या अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस और डाई इलेक्ट्रिक का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जब भी मैं डाई इलेक्ट्रिक लाऊंगा तो कोई इंसुलेटर लाऊंगा तो ई आर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कैपेसिटर और ई आर क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है तो कैपेसिटेंस ई आर के आने की वजह से या डाई इलेक्ट्रिक के आने की वजह से ज्यादा हो जाएगा। हम आगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन ये 3 चीजें आपने याद रखनी है कि एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होती है, और डाई इलेक्ट्रिक लाने से कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। अब फाइनली जो हमने सारा कुछ पढ़ा वो ये पढ़ा कि Q बढ़ाने से और V बढ़ाने से, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल से फर्क नहीं पड़ता, और किन 3 चीजों से फर्क पड़ता है, एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और मीडियम इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ये कुछ चीजें हैं जिससे फर्क पड़ता है। आगे जाते हैं और देखते हैं कि भाई मीडियम लाने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, ये देखने की बात है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अफेक्ट ऑफ मीडियम। अच्छा, मीडियम लाने से स्टूडेंट्स अब क्या होता है कि अगर ये मेरे पास एक प्लेट है और दूसरी प्लेट मेरे पास ये है, पहले मैं कहता हूं कि ये दोनों प्लेट्स इतनी ज्यादा दूर हैं, तो अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको यहां तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहां पे अट्रैक्ट कर रहा है। इसी के मुकाबले में अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को बहुत पास रख दूं, लेट से मैं इतना करीब रख देता हूं इनको, तो अब डिस्टेंस बहुत थोड़ा रह गया, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना आसान हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जितना इन प्लेट्स को करीब करूंगा उतना ज्यादा इजी होगा चार्जेस को आपस में अट्रैक्ट करना। लेकिन मसला यह होता है स्टूडेंट्स कि मैं जितना ज्यादा करीब करता हूं हीट प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो जाती है और एफिशिएंसी उतनी कम हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है हमारे पास, इसका हल है हमारे पास कि हम प्लेट्स को थोड़ा दूर रख के इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल दें। डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है कि ये इंसुलेटर का एक मैंने पीस डाल दिया यहां पे, ऐसे करके। इन प्लेट्स को थोड़ा मैं दूर बना देता हूं ताकि मैं आप लोगों को जरा डिटेल से समझा सकूं कि क्या हो रहा है। अब ये एक प्लेट आ गई। अब इस प्लेट के अंदर जो होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, एटम्स होंगे, इस तरह करके एटम्स होंगे। अब क्या होगा कि लेट से मैं कहता हूं इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस फर्स्ट एटम के नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा
और पॉजिटिव साइड को दूर करेगा। फिर ये वाला एटम क्या करेगा कि नेक्स्ट एटम के नेगेटिव को यहां पर लाएगा, पॉजिटिव को यहां पर लाएगा, और ये फिर नेगेटिव को इधर लाएगा इधर, और ये पॉजिटिव अब इतने करीब से क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को पास लाएगा। यानी कि पहले जो इतना दूर से ये अट्रैक्ट कर रहा था, अब देखें इतने करीब से अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जब और चार्ज आएगा, एक और चार्ज आ गया, तो यही प्रोसेस आपके पास फिर से होगा और फिर से चार्जेस इंड्यूस होंगे, और ये इंड्यूस चार्जेस ट्रेवल करते करते यहां पर एक नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। फर्दर मोर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए उसमें यह बात है कि ई आर आपको पता है हमेशा किसके इक्वल होता है, ई मीडियम ओवर ई वैक्यूम के या ई नॉट के। अब अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूं सिर्फ वैक्यूम की कैपेसिटेंस, तो वो बन जाएगी C इज इक्वल टू ए ई नॉट बाई डी। जबकि अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक इंड्यूस करवा के लिखूं तो फिर हो जाएगी C इज इक्वल टू ए ई नॉट ई आर बाई डी। ठीक है, तो इसको C ये कर देते हैं, इसको मीडियम कर देते हैं। अब इस C मीडियम की जगह स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं कि C मीडियम इज इक्वल टू C नॉट इंटू ई आर, या मैं लिख सकता हूं ई आर इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C नॉट, और ये लिख सकता हूं कि C मीडियम इज ग्रेटर देन C नॉट। यानी कि मीडियम के लाने से, डाई इलेक्ट्रिक के लाने से कैपेसिटेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, और क्यों करती है वो हमने यहां पे देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का टॉपिक करते हैं।